Because we are starting with May June 2014, paper 3, variant 2. Question number 1. In the diagram, LM is an economy's production possibility curve. Which statement must be correct? F is productively inefficient. ये सही आंसर है इसका। यार मैं एक यहाँ डायलॉग लिख देता हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाते हुए भी लिखवाया था, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ। ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। सही है। ओनली वन पॉइंट is allocated. The point which is allocative is also productive, but the point which is productive might be allocated. अब ये पढ़ना जरा, डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। इसका मतलब कि ये जी और एच ये दोनों प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। सही है। ओनली वन पॉइंट इज एलोकेटिव, मतलब इन जी और एच में से कोई एक पॉइंट एलोकेटिव होगा, क्योंकि हर पॉइंट सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। द पॉइंट विच इज एलोकेटिव, अगर मैं लेट से कहता हूँ कि जी इज एलोकेटिव, तो इट इज डेफिनेटली प्रोडक्टिव, बट द पॉइंट विच इज प्रोडक्टिव माइट बी एलोकेटिव। जरूरी नहीं है कि वो एलोकेटिव हो या कि ना हो। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एच इज प्रोडक्टिव, अब मुझे पता है कि सारे पॉइंट्स ऑन द पीपीसी आर प्रोडक्टिव, पर जरूरी थोड़ी है कि एलोकेटिव हो, इट माइट बी एलोकेटिव। क्लियर है ये चीज? मतलब माइट भी लिखो माइट नॉट भी लिखो, एक ही बात है। सही है। तो एफ तो प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है, एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट है, क्योंकि इनसाइड द पीपीसी है। पर अगर मैं यहाँ से आगे जाना शुरू करता हूँ तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, एलोकेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब जी और एच में से इकोनॉमिक एफिशिएंसी कहाँ पर अचीव हो रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी तब अचीव होती है जब प्रोडक्टिव एलोकेटिव दोनों। अब देखो ऑप्शन बी में कह रहा है जी एंड एच आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट बट इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट। इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ मतलब कह सही रहा है ये, क्योंकि कोई एक पॉइंट इन दोनों में से होगा इकोनॉमिकली एफिशिएंट, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है। सही है। तो नो लिख रहा हूँ बस। ओनली ई इज इकोनॉमिकली एफिशिएंट, नो ई तो अनअटेनेबल है क्योंकि वो आउटसाइड द पीपीसी है। जी इज प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, अब ये कह रहे हैं ओनली जी इज प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, नो एच भी है। क्लियर है? तो ये आंसर है इसका। आसान था वैसे। क्वेश्चन नंबर 2। इन द डायग्राम कंज्यूमर इनिशियल बजट लाइन इज जे के, तो जे के मेरा इनिशियल बजट लाइन है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, इंपॉर्टेंट, कुड एक्सप्लेन द शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन टू जी एच। अब आप देखो वाई बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है। अब ये प्राइस ऑफ गुड वाई, अब सीधी साफ बात है, अगर गुड वाई बढ़ रहा है ना तो सीधी साफ बात है इसकी प्राइस कम हुई है तभी ये बढ़ रहा है। ठीक है। तो प्राइस डिक्रीज हुई है। और एक्स अगर कम हो रहा है तो एक्स इसलिए कम हो रहा है, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यार एक्स की प्राइस बढ़ी होगी, अब ये कह रहा है एक्स की प्राइस तो नहीं बढ़ी, इसका मतलब मनी इनकम कम हुई है। मनी इनकम मतलब नॉमिनल इनकम है, नॉमिनल इनकम कम होगी तो एक्स अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तभी तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कम हो रही है। तो फिर ये डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आंसर है इसका। क्योंकि अगर सीधी बात है, अगर एक्स की प्राइस नहीं बढ़ी तो इनकम कम हुई है तभी नहीं खरीद पा रहा। सही है। तो टू का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। The table shows the output of chairs at a factory when different number of workers are employed. Diminishing marginal returns of to labor will set in, मतलब जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम होगा ना तभी होता है। तो मैं यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का एक वो बना लेता हूँ। तो ये तो चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट इज मार्जिनल ना, तो मार्जिनल यहाँ पर 6 होगा। 6 और 17 का डिफरेंस कितना होता है? 11। ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, और ये 2 आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ पर कहाँ से मेरा एमपीएल कम होना शुरू हुआ है? थर्ड लेबर से मेरा एमपीएल कम होना शुरू हुआ है। एंड द थर्ड लेबर इज एम्प्लॉयड, मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया। सही है। तो 3 का आंसर इज बी, क्योंकि 0 से लेकर 6 6 हो गया, 11 10 5 -2। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। सही है। तो मसला, तो 3 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4। इन द डायग्राम S1 is an individual worker supply of labor curve. सही है।
ठीक है कुछ मसला नहीं है। व्हाट कुड कॉज द कर्व टू शिफ्ट फ्रॉम S1 टू S2? अब आप देखो S1 टू S2 अगर मैं जा रहा हूँ ना, तो नंबर ऑफ आवर्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आवर्स ऑफ वर्क लिखा हुआ है, ऐसे मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। डिक्रीज इन द अर्ली वेज रेट, अगर अर्ली वेज रेट ये अफेक्ट कह सकता हूँ मैं एक तरह से, क्योंकि जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो वेजेस कम होंगे ना, सरप्लस होगा। डिक्रीज इन वर्कर सेटिस्फैक्शन, वर्कर सेटिस्फैक्शन अगर कम होती ना तो लोग कम काम करते हैं या ज्यादा कर रहे हैं। डिक्रीज इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर कम हो रही है ना तो पीपल विल बेसिकली डिक्रीज इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर। इससे भी अगेन मेरी सप्लाई बढ़ती नहीं, सही है। डिक्रीज प्रेफरेंस फॉर लेजर, दिस इज द राइट आंसर। डिक्रीज प्रेफरेंस फॉर लेजर का मतलब है लोग जो है ना वो फारिग बैठना नहीं चाह रहे, वो ज्यादा काम करना चाह रहे हैं। जब ज्यादा काम करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ेगी। तो फोर्थ आंसर इज डी। क्लियर है तो मसला। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। द टेबल शोज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है? MRP ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूसिंग अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग किधर होता है? MCL इज इक्वल्स टू MRP। सही है। लेबर मार्केट में इफ द वेज इज $135, वेज $135 का मतलब क्या हुआ कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज 135। अब इसकी इक्वल मुझे MRP को करना है, तो MRP भी 135 होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वर्कर्स ऑफ द फर्म विल एम्प्लॉय? अब MRP 135 दो जगह पे आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बना के समझाता हूँ क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। बस देखना बड़ा सिंपल है, ये मैंने आपको क्लास में ही बनवाई थी डायग्राम। याद है ये परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर का डायग्राम था, मैंने आपको दो। अब ये देखो, मार्जिनल कॉस्ट 35 है, ये 3 वर्कर्स पे मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी 3 वर्कर्स पे मेरा यहाँ पर एक आ रहा है इक्विलिब्रियम, और दूसरा इक्विलिब्रियम मेरा यहाँ पर 5 वर्कर्स पे आ रहा है। मुझे कहाँ पर ऑपरेट करना चाहिए? अगर मैं 3 पे ऑपरेट करता हूँ ना, ये सारा प्रॉफिट मैं फॉरगो कर दूंगा। इसका मतलब मुझे किधर ऑपरेट करना चाहिए? 5 पे, क्योंकि 3 पे मुझे कम फायदा हो रहा है, 5 पे मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है। मतलब आप खुद इस चीज को समझो, अगर मैं 3 पे ऑपरेट करता हूँ ना, तो जो ये वाला फायदा मुझे हो रहा है ना वो भी अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और मेरे पास 2 MRPs आ रहे हैं, तो हमेशा उस MRP पे, हमेशा उस इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट करते हैं जिसके बाद नुकसान होना शुरू हो जाए। तो इस इक्विलिब्रियम के बाद अगर आप देखो तो मेरा नुकसान होना शुरू हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा है, MRP कम है। तो दिस शुड बी द इक्विलिब्रियम वेयर यू शुड बी ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे मेरा आंसर फिर सी होगा। क्लियर है ये मसला? तो 5 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6। In 2004, union officials and businessmen in Argentina agreed to increase the minimum wage from 350 to 450 pesos. ठीक है। In which circumstances would such a rise increase employment? अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप मिनिमम वेज लगा के वेजेस को बढ़ाते हो ना, तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम होती है एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती है। तो जनरली हमने यही देखा है कि मिनिमम वेज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सही है, जनरली हमने यही देखा है। अब ये कह रहा है मिनिमम वेज की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मतलब बेसिकली ये कह रहा है वेज भी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज एट अ मोर रैपिड रेट देन कंजम्पशन। अजीब सी बात कर रहा है। लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट्स आर कंपेरेटिव, अगर मार्केट कंपेरेटिव होती ना, तो कंपेरेटिव मार्केट में जब आप मिनिमम वेज लगाते हो ना, तो लाजमी तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये तो फिक्स बात है। द हायर वेज रेट प्रोड्यूसेस प्रोपोर्शनली ग्रेटर राइज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी, दिस इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगर वर्कर को पैसे ज्यादा दे रहे हो तो वो प्रोडक्टिविटी और ज्यादा दे रहा है। तो इफ प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, व्हाई नॉट हायर मोर? द मिनिमम वेज सेट अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, भाई इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर ही लगता है मिनिमम वेज, और उससे लाजमी तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो सी इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन जहां पर वेज के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो 6 का आंसर तभी जो है ना वो सी है। ठीक है, क्लियर है कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 7। द टेबल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉस्ट ओवर अ गिवन रेंज ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है एंड कम हो रही है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, तो दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब आप देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट रन। अगर ये लॉन्ग रन होता और ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता तो मैं कहता हाँ यार इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। टू स्केल नहीं बोला मैंने, टू स्केल का वर्ड आ जाए तब लॉन्ग रन होता है। अब ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, आप देखो बढ़ते जा रही है। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। LRAC के बढ़ने का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल विच इज इन टर्न डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। समझ आया? तो शॉर्ट रन में ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स है,
इकोनॉमी ऑफ स्केल लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। और लॉन्ग रन में देखो ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। पर अगर इसी को ही मैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कर दूं तो फिर ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये हो नहीं रहा है, तो सी आंसर है। समझ आया? तो टू स्केल का वर्ड है ना, वो सारी मतलब चेंज कर देता है, या स्केल का वर्ड। तो 7 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, the diagram shows an individual supply of curve of labor. The hourly wage rate is W. The worker is required to work a standard 40-hour week. What is the minimum amount per week the worker is willing to accept? So the minimum amount the worker is willing to accept is the transfer earning, right? तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये मेरा अगर सप्लाई ऑफ लेबर है, ये मेरी वेज है, और ये मेरी क्वांटिटी ऑफ लेबर है। तो आप देखो इस वेज पे इस क्वांटिटी अगर फॉर एग्जांपल होती है, तो मुझे पता है कि एरिया अबव द सप्लाई का इज इकोनॉमिक रेंट एंड बिलो द सप्लाई का इज ट्रांसफर अर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 40 आवर काम कर रहा हूँ तो मेरे सप्लाई का जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है ना, वो ये है, सही है? ये पूरा सप्लाई कर्व के नीचे वाला हिस्सा। अब इसमें एक्स भी आ रहा है, इसमें वी भी आ रहा है, तो वी प्लस एक्स मेरा ट्रांसफर अर्निंग होगा, और जेड जो है ना वो मेरा इकोनॉमिक रेंट है। सही है? तो 8 का आंसर इज बी। बड़ा सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं 40 से देखेंगे ना, 40 से देखेंगे क्योंकि है ही 40 ना, यहाँ से एक्स एक्स इग्नोर नहीं होगा क्योंकि उसने बोला 40 आ रहे हैं, यहाँ ये नहीं है ना, खाली सिर्फ 40 आर की बात कर रहा है, तो पूरा देखना पड़ेगा। बोला है ना इसने 40 आर काम करना जरूरी है। सही है? वहां तो ये था ना कि अपनी मर्जी से आप चूज कर लो, तो फिर मैं जाके उस पर आ रहा था तो एक्स इग्नोर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, the table shows the firm's marginal cost. The average fixed cost of producing 5 units is $6. What is the total cost of producing 5 units? अब टोटल कॉस्ट मुझे पता करनी है, ठीक है? तो क्या करूंगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट इससे मुझे दिया हुआ है ना, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता, एवरेज फिक्स कॉस्ट मुझे पता है, विच इज $6, और यूनिट्स 5 है। इसका मतलब मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट इज $30। ठीक है? अब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी जो भी कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है, याद है? विच विल बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर इक्वल। अब इसके बाद में क्या करूंगा, मार्जिनल को ऐड करते जाओ। सही है? तो पहले यूनिट पे, इसको मैंने यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, 1 मिनट रुको, इसको यहाँ लिखना चाहिए। सही है, जीरो लेवल पे 30 है, तो फिर 40 ऐड करूंगा तो 70 हो जाएगा, फिर ये 100 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल का चेंज होता है ना टोटल। तो ये आ गया 150, और ये आ गया 190। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट इज 190, सी आंसर होगा। सही है? समझ आ गया? तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना जरूरी थी, उसके बगैर ये नहीं हो सकता था, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल। 9 का आंसर विल बी सी। क्योंकि देखो मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, वो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी है। एक बार मुझे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट की टोटल कॉस्ट पता चल गई ना, फिर मैं ऐड करता जाऊंगा, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सही है? क्वेश्चन नंबर 10, what could explain why the proportion of total employment in an economy accounted for by small firms decreases? अब small firm में employment कम क्यों हो रही है? A trend towards the use of subcontractors to produce specialized components. More small firms. मुझे यहाँ पर small firms से employment कम करनी है, यहाँ उल्टा small firms बढ़ रही हैं तो employment बढ़ेगी। Growing technical economies of scale, yes. Economies of scale small firms को नहीं हो सकते। सही है? और टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब ज्यादा हो जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्मॉल फर्म्स उल्टा बंद हो जाएंगी। स्मॉल फर्म्स उल्टा बंद हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, क्योंकि वो लार्ज फर्म से compete नहीं कर पाते, एंड यू आर यूजिंग मोर ऑफ मशीन्स। सही है? ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर एंड डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग, इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि सर्विस सेक्टर में लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। एंड यूज ऑफ स्पेशलिस्ट मार्केट्स एंड एज रियल इनकम, स्पेशलिस्ट मार्केट्स अगेन इज एन इंडिकेशन के स्मॉल फर्म्स बढ़ रही हैं। ठीक है? तो बी इज दी ओनली आंसर जहाँ पर मशीन का ज्यादा यूज हो रहा है तो लेबर का यूज कम हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व व्हिच शोज which डायग्राम शोज द टोटल रेवेन्यू। तो मैं वापस ये, मैं पता नहीं बहुत बार बना चुका हूँ आपके सामने, मैं फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि इस पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है। तो प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, क्वांटिटी,
स्ट्रेट लाइन डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब लीनियर डिमांड कर्व की बात कर रहे हो। ऊपर वाला इलास्टिक है, बीच वाला यूनिटरी और एंड वाला इलास्टिक है। मिड पॉइंट से एक हमेशा लाइन बनाते हैं। इलास्टिक में प्राइस को कम करूंगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इन इलास्टिक में प्राइस को कम करूंगा तो रेवेन्यू कम होगा। ये मेरा रेवेन्यू का मैक्सिमम पॉइंट है क्योंकि ये यूनिटरी है, यूनिटरी में रेवेन्यू ऑलरेडी मैक्सिमम पे होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर देना तो सी इज द राइट आंसर। ये वाला आप देखो, रेवेन्यू और आउटपुट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये किस केस में होता है? ये इन इलास्टिक डिमांड के केस में होता है, क्योंकि आप खुद देख लो, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है। इन इलास्टिक में जब मैं प्राइस को कम करता हूँ तो देखो रेवेन्यू कम हो रहा है, तो क्वांटिटी और रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप हुआ यहाँ पे? इन इलास्टिक नेगेटिव हुआ, तो इन इलास्टिक है। अच्छा, रेवेन्यू अनचेंज है, रेवेन्यू अनचेंज होने का मतलब है यूनिटरी डिमांड की बात हो रही है, सही। और ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 11 का आंसर इस सी। समझना है यहाँ तक? Question number 12. The diagram shows the cost and revenue curves of a monopolist. Which output will the firm produce if its aim is to maximize sales revenue? तो sales revenue maximization MR 0 पे आती है, जिधर आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए अगर आप देखो तो वो MC इज इक्वल्स टू MR है, विच इज प्रॉफिट मैक्स लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्शन सी अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरा MC और AR इक्वल है, विच इज एलोकेटिव एफिशिएंसी, सही है। और अगर आप ऑप्शन डी देखो तो ऑप्शन डी इज एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। इसके तो बहुत मतलब होते हैं, इसको तुम सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन भी कह सकते हो, सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहा है। इसको तुम जो है वो परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी भी कह सकते हो, जिधर आपकी सम कॉस्ट जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो बहुत मतलब होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। A country's government reduces the specific tax of packets of cigarettes. So specific tax अगर कम हो रहा है ना, तो कॉस्ट कम हो रही है, तो सिगरेट की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब सिगरेट जो है वो सस्ती हो जाएगी। What could explain why this is to an increase in the tax revenue from cigarette sales? भाई मोर लीगल परचेज होगा, क्योंकि मसला यही होता है ना, जब आप टैक्सेस लगाते हो ना तो इलीगल, जैसे पाकिस्तान में यही होता है, आप सिगरेट पे टैक्स लगाते हो ना जब भी, तो अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा इलीगली इंपोर्ट होती है सिगरेट, ये बहुत कॉमन सी बात है, सही है। तो कंज्यूमर स्विच टू डेयर ब्रांड्स, नो, द डिमांड फॉर सिगरेट इज इनइलास्टिक। देखो डिमांड फॉर सिगरेट अगर इनइलास्टिक होगी ना, तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी कम से बढ़ेगी, उल्टा गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर कम हो जाएगा, तो बेवकूफ़ी होगी। द प्राइस ऑफ सिगरेट फॉल्स बाय लेस देन द रिडक्शन इन टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी में जो है वो स्मॉलर परसेंटेज चेंज आ रहा है। डी इसका सही आंसर है, देयर इज अ रिडक्शन इन द इलीगल इंपोर्ट ऑफ सिगरेट्स, पीपल आर परचेजिंग द ऑफिशियली ऑफिशियली सिगरेट्स खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्राइस कम भी होगी, तो क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ रही है, तो इससे ये होगा कि टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा। 13 का आंसर इज डी। वरना अगर आप सिर्फ प्योरली इस बेसिस पे देखोगे सिगरेट की डिमांड इनइलास्टिक है, फिर तो नुकसान है, फिर तो उल्टा टैक्स रेवेन्यू कम होगा। तो 13 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14। Which policy is not a policy which is not a policy designed to correct market failure? अब correct market failure कब होती है? जब under या over allocation of resources होती हैं। Competition policy is a policy which is used to control monopoly, क्योंकि competition बढ़ेगा monopoly टूट जाएगी। Free inoculation against infectious diseases, तो ये merit good की policy है, again this is the market failure की policy। Minimum wage policy is not a market failure की policy, it is for the workers, it is to redistribute income, या incomes बढ़ाने के लिए होता है। Regulations to limit river pollution, yes, again this is trying to control the external cost, so again this is the policy of market failure, सही है। तो सी इज एन आंसर जो कि मार्केट फेलियर की पॉलिसी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15। इन द डायग्राम द इम्पोजिशन ऑफ अ स्पेसिफिक टैक्स, तो टैक्स जब लगता है तो इससे सप्लाई जो है वो कम होती है, प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। शिफ्ट फ्रॉम S1 to S2, इनिशियल मेरा ये था, तो ये MPC होगा, ये MSC होगा, विच इज MPC प्लस टैक्स, और ये MSB इक्वल्स टू MSC होगा। विच एरिया मेजर द रिजल्टिंग डेट बिल लॉस गिवन दैट देयर वाज नो मार्केट फेलियर इनिशियली। तो भाई मैं इधर ऑपरेट कर रहा था ना, सही है। मैं जो है वो इनिशियली जो है मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था। अच्छा, नो मार्केट फेलियर इनिशियली, अच्छा सही है, समझ गया। नहीं नहीं ऐसे बेटा, उससे नहीं होता, वो मिनिमम प्राइस आप लगाते हो ना कंजम्पशन कम करने के लिए। अच्छा, नहीं ये बेसिकली क्या रहा है, इस चीज को समझो कि मैंने टैक्स लगाया ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लायर विद द टैक्स, ऐसा ही होता है।
तो ये वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज द टैक्स, क्योंकि मैंने सप्लाई को पीछे करा है। अब ये मेरा कंज्यूमर का बर्डन है, ये मेरे प्रोड्यूसर का बर्डन है। ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये डेड वेट लॉस होता है। तो ये NKL होगा। जब भी आप टैक्स लगाते हो ना, तो एक डेड वेट लॉस हमेशा आता है, क्योंकि ये वाला बर्डन कंज्यूमर पे जा रहा है, ये वाला बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर पे जा रहा है। तो ये जो है ना, ये डेड वेट लॉस है। क्लियर है? मतलब इट इज द लॉस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, जो कि किसी को नहीं मिल रहा। ठीक है। मेजोरिटी बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। मेजोरिटी बच्चे आंसर करेंगे ये। मसला बताऊँ क्या है? इसने बोला नो मार्केट फेलियर इनिशियली। नो मार्केट फेलियर इनिशियली का मतलब क्या हुआ कि मार्केट फेलियर इस क्वांटिटी पे नहीं हो रहा है, इस इक्विलिब्रियम पे मार्केट फेलियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप देखो MSC और MSB यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ से मुझे डेट वेट लॉस देखना है। अगर आप JKN आंसर कर दोगे ना, ये तो विद मार्केट फेलियर है, क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट फेलियर हो रहा है इस क्वांटिटी में। समझ रहे हो बात? क्लियर है कोई मसला? ठीक है। तो 15 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 16। ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मनी इनकम इन एन इकोनॉमी इंक्रीज बाय 6%। तो मनी इनकम का मतलब है नॉमिनल। ओवर द सेम पीरियड द प्राइस रोज बाय एवरेज ऑफ 4%। तो ये इन्फ्लेशन है। व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस? तो सिंपल फॉर्मूला है, रियल इनकम का परसेंटेज इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम का परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन का परसेंटेज। तो नॉमिनल इनकम जो है वो 6% से बढ़ रही है, पर इन्फ्लेशन जो है वो 4% से बढ़ रही है। इसका मतलब मेरी रियल इनकम जो है ना, वो 2% से बढ़ेगी। ऐसा ही है, ये आंसर होगा। यही तो 16 का आंसर देते हैं। ठीक है। Question number 17. A closed economy has a banking system consisting of a single bank. The bank operates with a cash ratio of 10%. तो ये रिजर्व रेशियो होता है। Customers deposit 20,000 in cash. Assuming subsequent net withdrawals of cash from the banking system are zero, what is the maximum amount of loans that can be created? ठीक है। अब 1 over रिजर्व रेशियो अगर मैं करूंगा ना, तो ये होगा 1/10%। याद है, ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 10। अब इनिशियल डिपॉजिट कितना है? इनिशियल डिपॉजिट इज $20,000। तो टोटल मनी मल्टीप्लायर कितना है? 2 लाख। टोटल मनी मल्टीप्लायर कितना है? 2 लाख। अब मेजोरिटी बच्चे क्या करेंगे? 2 लाख आंसर कर देंगे अंधेधुन। रिक्वायरमेंट तो पड़ी नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स दैट द बैंक कैन क्रिएट। भाई इस 2 लाख में से 20,000 तो इनिशियल डिपॉजिट था। तो जो इनिशियल डिपॉजिट है उसको माइनस करोगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा दिस वॉज एक्चुअली व्हाट द क्रेडिट इज क्रिएटेड। सी इज द राइट आंसर। मतलब इतना क्रेडिट क्रिएट हुआ है। 2 लाख आंसर नहीं है, 2 लाख में इनिशियल डिपॉजिट भी शामिल है, 2 लाख मनी मल्टीप्लायर है। 2 लाख में से 20,000 माइनस करोगे, तब जाके पता चलेगा कितने लोन्स बने। समझ आया? तो इनिशियल डिपॉजिट को माइनस करना जरूरी है, वरना आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि इससे मुझसे पूछा था लोन्स कितने क्रिएट हुए, क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ है। सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18। What will cause the level of investment to fall according to the accelerator model? अब accelerator model ये कहता है कि investment is induced, investment is dependent on changes in income। तो accelerator is equals to investment divided by change in income। अगर इसका आंसर 0.4 आता है तो इसका मतलब क्या है? 40% of additional income goes into investment। बिजनेस कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, इससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ना, डिपेंडेंट ऑन इनकम है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल, नो। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो। MSC की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल की बात हो रही है। ये तो 18 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19। In a closed economy with no government consumption is 4/5 of income at all levels of income। तो 4:5 का मतलब क्या हुआ? 0.8। तो MPC is 0.8, MPC is 0.8। The present equilibrium level is 220 million and the full employment level is 240 million। डायग्राम के बगैर नहीं हो सकता, ये डायग्राम बनाना जरूरी है यहाँ पे, नहीं कर पाओगे उसके बगैर। तो दिस इज माय इनकम की लाइन, दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन, दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड दिस इज इनकम। ये मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम है विच इज ई, विच इज 220 मिलियन। और मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल इज 240 मिलियन। सही है। तो ये ए से लेके बी इज माई डिफ्लेशनरी गैप। अब ये मुझसे यही पूछ रहा है कि बाय हाउ मच द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दिस गैप।
मतलब ये जो 20 बिलियन का गैप है इसको मुझे फुलफिल करना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के। इसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर निकाले बगैर ये नहीं हो सकता। ठीक है, सुनना जरा क्या बोल रहा हूँ। इसको यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब मल्टीप्लायर असल में मुझे पता नहीं है, मसला ये है। और मुझे चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी नहीं पता। मुझे सिर्फ चेंज इन रियल नेशनल इनकम पता है जो कि 20 मिलियन है, जो कि रिक्वायर्ड है। मुझे ना मल्टीप्लायर पता है, ना मुझे चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पता है जो इससे मुझसे पूछा है। पर मुझे एमपीसी पता है। अगर मुझे एमपीसी पता होगा तो मैं मल्टीप्लायर निकाल लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला लगाओ, 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी करूंगा तो 1/1 माइनस 0.8 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। अब मैं लगाऊंगा चेंज इन रियल नेशनल इनकम। चेंज इन रियल नेशनल इनकम कितना है? 20 मिलियन। तो मेरे पास चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, विच इज इन्वेस्टमेंट। यही बोला है ना इसने, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 4 मिलियन। तो 4 मिलियन इज द चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दिस गैप। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो 4 मिलियन से मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा। सही है, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 4 मिलियन होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो 20 मिलियन का गैप खत्म हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? दो फॉर्मूले होते हैं मल्टीप्लायर के, दोनों अप्लाई हुए हैं यहाँ पे। Question number 20. Other things being equal, what will be the result? What will result in a decrease in aggregate demand? अब एडी को कम करना है। अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को कम करूंगा कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ जाएगा। गलत। अ डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इससे आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। अ डिक्रीज इन द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या होता है? टैक्स ग्रेटर देन गवर्नमेंट, नहीं, बजट डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रेटर देन टैक्स। इफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्स और बजट डेफिसिट अगर कम हो रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, टैक्स बढ़ रहा है, तो इससे एडी कम हो जाएगा, तो सी आंसर होगा। अ डिक्रीज इन द हाउस होल्ड सेविंग रेशियो, अगर लोग सेव कम कर रहे हैं इसका मतलब स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, और अगर स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं तो सी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा। ये भी नहीं हो सकता, 20 का आंसर है सी। क्लियर है? Question number 21. The diagram shows the market for loanable funds. The market is in equilibrium at X. तो X पे equilibrium बना लेते हैं। अब कह रहा है व्हाट वुड द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर वाज अ डिक्लाइन इन द बिजनेस कॉन्फिडेंस। इससे डिमांड फॉर लोन्स कम हो जाएगा, तो डिमांड फॉर लोन्स कम हो जाएगा। तो ये डिमांड फॉर लोन्स कम होने का मतलब है मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, और फिर कह रहे हैं इंक्रीज इन बैंक लेंडिंग, इससे सप्लाई ऑफ लोन्स बढ़ जाएगा, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये डी आंसर होगा। सही है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22. The diagram shows the contribution of four components of aggregate demand to a change in the US real GDP in the four quarters of 2010. अब बहुत सारी चीजें इससे मुझे दी हुई हैं। Which component made the greatest contribution and which component the least contribution to the positive growth? सही है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है ना वो उसका होगा जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ये व्हाइट वाला आप देखो, मैं सब पे डॉट लगा रहा हूँ, ये थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव है। इसका मतलब पर्सनल कंजम्पशन ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी की ग्रोथ में। सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन किसने करा है? सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन उसने किया होगा जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। आप देखो, एक यहाँ पर नेगेटिव है, एक यहाँ पर नेगेटिव है, एक यहाँ पर नेगेटिव है, बस एक बार ये सरप्लस हुआ है, इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स जो है ना उसने सबसे ज्यादा लीस्ट कंट्रीब्यूट किया है, तो डी इज द राइट आंसर। ये ऑलवेज पॉजिटिव था। सही है, और ये 3 बार नेगेटिव था। फिर तो 22 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 23. एन इकोनॉमिक रिसेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सिंपल सी बात है, एडी कम हुआ तो जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सीधी साफ बात है। व्हाट माइट कॉज अ फॉल इन एन इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट? इट इज इम्पॉसिबल टू रीगेन कंजम्पशन, लॉस्ट इन रिसेशन, नो। आप एडी बढ़ा के वापस रीगेन कर सकते हो,
Rising unemployment is likely to raise real wages. No, it reduces real wages क्योंकि people will be earning less. Social attitudes become less accepting of unemployment. They will be more accepting of unemployment because लोगों को ये चीज पता है कि इकोनॉमी में रिसेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयड होना कोई बड़ी बात नहीं है ना रिसेशन. There will be a harmful effect on human capital. Human capital is a skill, is the knowledge of people. मसला ये होता है कि रिसेशन के टाइम पे पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग पीरियड. जब आप लॉन्ग टर्म के लिए अनएम्प्लॉयड होते हो ना तो आपकी स्किल्स लूज होना शुरू हो जाती है. मैं जब 3 महीने अगर ना पढ़ाऊँ, सही है, 3 महीने अगर मैं ना पढ़ाऊँ ना तो मेरी पढ़ाने की रवानगी बहुत स्लो हो जाती है, मुझे 1-2 महीना सेट होने में लगता है. मुझे कभी कभार लेक्चर भी देखना पड़ता है. तो है ये चीजें होती हैं जब आप लंबे टाइम तक काम नहीं करते. और कुछ लोग अब तक ऐसे हैं जो कोविड के बाद रिटायर हो गए क्योंकि उनको लंबे टाइम तक जॉब नहीं मिली, वो रिटायर हो गए. अर्ली रिटायरमेंट बहुत हुई है आफ्टर कोविड. सही है, क्योंकि स्किल्स उनकी लूज हो गई थी, वो नहीं कर पा रहे थे काम. 23 का डी आंसर है. 24, the table shows the annual income thresholds per person used by the World Bank to classify countries according to the nominal gross national income. What could explain the changes recorded in the table? अच्छा, income inequality between countries increased between 2000 and 2010. अब ये कह रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है. चेक कर लेते हैं. 755 से 756 से शुरू हो रहा है, 296. इनकम इनइक्वालिटी में चेंज ही नहीं आया है कोई. इनकम इनइक्वालिटी में कोई चेंज ही नहीं आया है क्योंकि आप देख लो सेम थ्रेशोल्ड्स पे चल रही है कहानी. मतलब अगर आप परसेंटेज चेंजेस निकालोगे ना सेम थ्रेशोल्ड पे कहानी चल रही है. ब्रैकेट्स जो है ना वो सेम रेशो में चेंज हो रहे हैं अगर आप परसेंटेज चेंज निकालते हो. इवन आप, हाँ, अगर आप अमाउंट से भी देखो ना फिर भी सेम थ्रेशोल्ड चल रहा है. तो ये नहीं हो, ये देखने से वैसे पता चल रहा है, आप कैलकुलेट भी कर लो. ऑन एवरेज रियल, आप कैलकुलेट करना भाई, आप ऐसे नहीं करना. देखिए ऑन एवरेज रियल, रियल का सवाल ही पैदा नहीं होता, डेटा नॉमिनल दिया हुआ है. सही है, डेटा इज ऑफ नॉमिनल. ऑन एवरेज वर्ल्ड प्राइसेस इंक्रीज बाय रफली 1/3 बिटवीन 2000 एंड 2010. अब देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है. नॉमिनल जीडीपी पी टाइम्स क्यू, राइट. बहुत सिंपल सी बात है. आप हर एक हर 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 सेक्टर का पी टाइम्स क्यू करके ऐड करते हो ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हो ना, डॉलर वैल्यू. अब परसेंटेज चेंज निकालने पड़ेंगे, फौरी है ये थोड़ी. 755 से 1005 क्या होगा, मैं परसेंटेज चेंज डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, मैं जल्दी निकाल लेता हूँ. तो ये हो जाएगा 33.1%. 756 से 1006 कितना होगा, 33.1%. 2, ये कितना होगा, 2995 से 23975. 32.7%. 2996 से 39676 कितना होगा, 2.7%. अब इसका निकाल रहा हूँ. सही. तो मैंने बेसिकली क्या करा, इससे इसका परसेंटेज चेंज, इससे इसका परसेंटेज चेंज, फिर इससे इसके परसेंटेज चेंज, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका और इससे. ठीक है. और क्लियरली नजर आ रहा है कि 33 की रेंज में ही चल रहा है. तो 1/3 का मतलब ही यही होता है 33. तो सी आंसर है इसका, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तभी तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है. प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी होता है ना, आप प्राइस को बढ़ा दो ये बढ़ जाएगी वैल्यू. सम ऑफ द कंट्रीज इन द अपर मिडिल कैटेगरी वर रीक्लासिफाइड एज हाई इनकम कंट्रीज. नो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं आया है. तो अगर तुम परसेंटेज भी निकाल लेते ना तो आप सी डिटेक्ट कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. और ये अब आएगा भी ना तो मुझे लग रहा है सेम ही रिपीट होगा उसमें. ऐसे एमसीक्यूज में ना ये लोग इतना चेंज नहीं करते कुछ. 24 का आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज लाइकली टू रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन जीडीपी वर्कर इन अ डेवलपिंग कंट्री. तो जीडीपी पर वर्कर का मतलब क्या है, इनकम पर वर्कर. फॉर्मूला इसका क्या होता है, जीडीपी डिवाइडेड बाय वर्कर्स एंड इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट रेट. अब एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब बताऊं क्या है, वर्कर्स भी बढ़ रहे हैं जीडीपी भी बढ़ेगा, तो बताना थोड़ा मुश्किल है. पॉपुलेशन और वर्किंग एज का भी यही मसला है, वर्कर्स भी बढ़ रहे हैं जीडीपी भी मसला है. अ शिफ्ट फ्रॉम वर्किंग इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर याद है, जहाँ पर एक फार्मर खुद सब्जियां उगा के खुद खा लेता है, ये रिकॉर्ड ही नहीं होता. अब कह रहा है कि शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस टू वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी लाजमी बढ़ेगा, सिर्फ जीडीपी बढ़ेगा. क्यों जीडीपी बढ़ेगा,
बिकॉज मोर रिकॉर्डेड आउटपुट, क्योंकि सबसिस्टेंस फार्मिंग का जो आउटपुट है वो रिकॉर्ड ही नहीं होता। अगर लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग से मैन्युफैक्चरिंग पे आएंगे तो रिकॉर्डेड आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर बढ़ेगा। अ शिफ्ट फ्रॉम वर्किंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टू सबसिस्टेंस, इससे उल्टा लेस रिकॉर्डेड आउटपुट होगा, इससे जीडीपी कम होगा तो इससे आउटपुट पर वर्कर कम भी हो सकता है और इनकम पर वर्कर कम भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? व्हेन अ फार्मर ग्रोज ओन इट्स ओन वेजिटेबल्स और उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो ट्रेड नहीं हो रहा है, वो मार्केट में बिक नहीं रहा है। तभी इसका आंसर सी है। सही है, कोई मसला? Question number 26. It is often argued that the present rate of economic growth will soon lead to exhaustion of reserves of material resources such as minerals and oil. बहुत सिंपल सी बात है, अगर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, यू विल नीड मोर रिसोर्सेज, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करते जाओगे, एक्सट्रैक्ट करते जाओगे। अब उसको एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट भी बढ़ती है साथ साथ। What does this argument fail to take into account? The drawbacks of the present GDP levels as an indicator of the happiness of the population? No. The effect of increasing resource prices on the discovery and exploitation of new reserves. B is the right answer. भाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बढ़ने से एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज तो हो रही है, पर विद टाइम ये एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज कम भी होगी, क्योंकि अगर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है ना, तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट भी साथ साथ बढ़ रही है, रिसोर्स की प्राइसेज भी साथ साथ बढ़ रही है, तो एग्जॉशन एक टाइम पे आके थोड़ी बहुत कम भी होती है। पर आपको समझना ये है कि द अफेक्ट ऑफ, मतलब बेसिकली बताऊं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्राइस मैकेनिज्म इज द सोल्यूशन ओवर हियर। मतलब मैकेनिज्म इस तरीके से होगा कि खुद ब खुद जो है ना वो रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन कम होना शुरू हो जाएगी। द राइट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू एंजॉय द प्रेजेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स, इसको तो ये अकाउंट में ले रहा है, इसको तो ये अकाउंट में ले रहा है। द रोल ऑफ एजुकेशन, इसको भी अकाउंट में ले रहा होगा। इसको कोई लेना देना नहीं है बस, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। कहीं यहाँ पर तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू है, पर अगर आप एलिमिनेशन से करोगे तो बी पे पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल टैक्स रेट? अगेन मैंने आपको बोला है एमआरटी एआरटी की जो है वो वीडियो देख लेना, मैंने ए2 के टॉपिकल वाले प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, तो लास्ट भी देख लेना एमआरटी एआरटी, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इवन दो एएस का है पर ए2 में आता है। अब कह रहा है कि एमपीटी बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव, नॉट नेसेसरी। मतलब कुछ सिनेरियोज में तो ऐसा भी होगा कि जब टैक्स बढ़ेगा तो आपकी इनकम कम होगी, आपकी इनकम कम होगी तो यू माइट सेव लेस, तो इंक्रीज तो नहीं हो सकता। एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, भाई सीधी बात है विड्रॉल बढ़ रहा है, एमपीटी अगर बढ़ेगा ना तो आपका मल्टीप्लायर कम होगा, सीधी बात है, जब विड्रॉल बढ़ते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपकी इकोनॉमी में कम होता है, बिकॉज लेस इज इंजेक्टेड। अ स्ट्रेंथनिंग वर्क इंसेंटिव्स, नो दे विल बी अ डिसइंसेंटिव टू वर्क, क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है। तो डी इज द राइट आंसर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? विच हेल्प रिड्यूस फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम। अगर मैं एमपीटी बढ़ा दूंगा ना, इसका बहुत फायदा है। इसका क्यों फायदा है? जैसे अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ना शुरू हो गई है, एक इकोनॉमी में जो है ना वो बूम आ गया, बूम के टाइम पे इनकम्स बढ़ती हैं। अब बूम के टाइम पे क्या होता है? मैं यहाँ बना रहा हूँ एक डायग्राम, यहाँ पर मैं रियल जीडीपी लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटी सी, और यहाँ पर मैं टाइम लिख रहा हूँ। अब बूम के टाइम पे क्या होता है? रियल जीडीपी एकदम से बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, ये साइकिल होती है ना। अब क्या होगा कि जब आप एमपीटी को बढ़ाओगे ना, तो जब इकोनॉमी में बूम आएगा तो इनकम्स बढ़ेंगी। अब आपने टैक्स सिस्टम ऐसा बना दिया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप अपनी इनकम का और एडिशनल हिस्सा ज्यादा देते रहोगे टैक्स में, तो ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ता जाएगा। तो जो बूम का इफेक्ट होगा ना वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। देखो, अगर एमपीटी में नहीं बढ़ाता तो शायद ऐसा इफेक्ट होता, क्योंकि मैंने एमपीटी बढ़ा दिया तो देखो ऐसा इफेक्ट आ रहा है। समझ रहे हो? तो फ्लक्चुएशंस कम करते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ये विदाउट स्टेबलाइजर है और ब्लू वाला विद स्टेबलाइजर, फर्क देखो कितना। तो ऑटो इसको, ये ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी होती है एक तरह से। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एक फिस्कल पॉलिसी है, आप सिस्टम ऐसा सेट कर देते हो कि फिस्कल पॉलिसी खुद ब खुद ऑपरेशनल होती है। तो 27 का आंसर इज डी। और एक डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जहां पर आप स्पेंडिंग और टैक्स खुद चेंज करते हो। क्वेश्चन नंबर 28, a central bank increases interest rate in order to control inflation, what is likely to result from this? सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा बिजनेस का, नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है ना तो पीपल विल सेव मोर, पीपल विल सेव मोर मीन्स दे विल स्पेंड लेस, और जब स्पेंडिंग कम करोगे तो टोटल रेवेन्यू कम होगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी।
नेट कैपिटल आउटफ्लोज, आउटफ्लोज नहीं होंगे, इनफ्लोज होंगे। अच्छा, इन्फ्लोज क्यों होंगे? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना, मोर पीपल विल सेव इन योर कंट्री, तो डिमांड फॉर करेंसी बढ़ती है, लोग आपकी इकोनॉमी में आके पैसा सेव करेंगे। द एक्सचेंज रेट, यस, एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज, व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक्सचेंज रेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मोर पीपल विल सेव इन योर इकोनॉमी, आपके वाले अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉल बैक कर लेंगे, जो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। 28 कहाँ से थी? क्योंकि एक तो आपके मुल्क में लोग बाहर से सेव करने आएंगे, दूसरा अगर आपने कोई पैसा बाहर लगाया हुआ है, आप वो भी वापस मुल्क में लेके आ जाओगे, तो सप्लाई ऑफ करेंसी भी कम होगी। अपने मुल्क में पैसा लगाओगे ना, इंटरेस्ट ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम अ डीवैल्यूएशन ऑफ द पाउंड स्टर्लिंग? डीवैल्यूएशन ऑफ द पाउंड स्टर्लिंग का मतलब क्या हुआ? कि वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो रही है और इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ रही है। एन इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूके बाय द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, यस, क्योंकि उनको हमारा मुल्क सस्ता लगेगा। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूके रेजिडेंट्स टेकिंग हॉलिडे अब्रॉड, नो, क्योंकि यूके के रेजिडेंट्स को तो दूसरे मुल्क अब महंगे लगेंगे क्योंकि उनकी करेंसी गिर चुकी है, दे वोंट बी ट्रेवलिंग मच। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूके स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर प्लेसेस इन नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, नो, बिकॉज वो यूनिवर्सिटीज अब आपके लिए एक्सपेंसिव हो चुकी हैं क्योंकि इम्पोर्ट महंगा हो गया है। एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन वर्कर्स सीकिंग टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ओवर द समर इन द यूके, खास स्टेटमेंट नहीं है, बस 29 का आंसर ये है, सिंपल है वैसे। एंड लास्ट एमसीक्यू, a fair trade 30, a fair trade scheme encourages consumers in developed countries to buy food produced by farming cooperatives in a developing country at higher price than that charged by the commercial firms। अच्छा, एक फेयर ट्रेड स्कीम थी जिसने कंज्यूमर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज को ये चीज एनकरेज करा कि आप जो है ना वो अपना फूड खरीदो डेवलपिंग कंट्रीज से। Why might this be harmful to the economic development? It will cause worsening in the terms of trade of developing countries, no, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की तो हायर प्राइजेज हैं, तो इनका टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन तो नहीं होगा, इंप्रूव होगा। इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एड प्रोवाइडेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये इररेलेवेंट ऑप्शन है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इसका। इट विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ प्राइजेस, इट विल रिड्यूस द प्राइजेस सब्सिस्टेंस फार्मर्स रिसीव फॉर देयर प्रोड्यूस, दे आर रिसीविंग अ हायर प्राइस। और अगर सब्सिस्टेंस फार्मर्स की मैं बात करूं, ये तो ट्रेड वैसे ही नहीं करते, तो इनको तो वैसे ही हटा दो आप, तो डी आंसर होगा इसका। इट विल स्लो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, वाई? क्योंकि लोग जब डेवलपिंग कंट्रीज से हाई प्राइजेस पे खरीदते रहेंगे फूड, दे वोंट डाइवर्सिफाई, ये हमेशा गरीब ही रहेंगे, इट एज इट विल बी स्पेशलाइज, वो कोशिश करेंगे कि यार हम मजीद स्पेशलाइज करते हैं, मजीद फूड पे फोकस करते हैं, बिकॉज पीपल आर परचेजिंग आर एक्सपेंसिव फूड विच इंक्रीजेस रिस्क। क्लियर है? कोई मसला? अब इसका हम थ्रेशोल्ड अगर देखें जून 14 का, तो 21 पे ए है, 20 पे बी है, एक मार्क पे ग्रेड चेंज हो रहा है, देख लो ये। 17 पे सी है, 15 पे डी है, 13 पे ई है, एंड बिलो 13 इज यू। ठीक है?